नमस्कार, जय जोहार। देश विदेश में छत्तीसगढ़िया नाम की बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे पास पहली बार मोर साथ दो युवा बैठे हुए हैं। वो नज़दीकी मित्र के पुत्री हैं, दामाद है। सबसे बड़ी विशेषता ये कि भारतवर्ष के खासकर छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक लड़का में रहते हैं कहीं कोई देश में तो अमेरिका में रहते हैं। और आज पहली दफ़ा है कि मोर बातचीत में अमेरिका से मैं दो झलोती से बात कर रहा था। मैं उनक्रमण के हार्दिक सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं खबर से बातचीत हिंदी में करी हूँ करके लेकर के पालन पोषण ऐसे माहौल में है कि मैं छत्तीसगढ़ी बहुत तक नहीं समझा, पर हिंदी अभी भी बचा कर रखे हैं। अमेरिका में 25-30 साल से रहा तो कर बावजूद भी तो उनके बातचीत के माध्यम बहुत ही अच्छा रही। हिंदी ही ताकि दिखा उनका समझ सकें। तो मैं स्वप्निल और आकांक्षा, हम इनको मोना कहते हैं, तो मैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए। हम लोग एक बार कोशिश कर चुके हैं, आपको याद होगा 6 महीने पहले आपसे बात करें करके, पर संयोग शायद अभी होना था, इसलिए आपसे ही बात हुई। मैं आपसे आपके शुरुआती जीवन के बारे में पहले जानना चाहूँगा। मैं स्टार्ट करूँ, ये करेंगे? आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तो आपने मौका दिया बात करने का। तो छत्तीसगढ़ी मुझे समझ में अच्छे से आती है, पूरा समझता हूँ मैं। मेरा पूरा ननिहाल जो है वो गांव में समर्स मेरे पूरे उसमें। आपका ननिहाल कहाँ का है? ननिहाल मेरा जो है खमरिया गांव, बिलासपुर सीपत रोड में। बिलासपुर सीपत कोरबा रोड में, बिलासपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे। जी जी। और सीपत जहाँ पे अभी एनटीपीसी का नया पावर प्लांट है, वहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे छोटा सा गांव है खमरिया। जी जी जी। अब तो खैर वो टाउन बन गया है। वहाँ पे सारे डीलरशिप से लेके एटीएम मशीन से लेके सब कुछ है। हमारे जमाने में तो जब मैं 7वीं 8वीं में जाया करता था तो वहाँ पे लालटेन में लोग रहते थे। तो पावर भी बहुत बाद में आया वहाँ पे। तो वो मेरा ननिहाल गाँव। बट आप आपका जो सवाल था ओरिजिनल की शुरुआती दिन, तो दुर्ग में हमारे दादाजी और पैतृक मकान रहा। दादाजी गांव से रिलोकेट हो गए थे अपने जॉब के। किस गांव के थे आपके पूर्वज? तो दादाजी सिवनी गांव के थे, बिलासपुर से। वो बिलासपुर के आसपास का है। सिवनी। पर क्योंकि दादाजी जो है वो प्रिंसिपल थे यहाँ पे, एक अंडा गांव करके है। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रहे। तो वो अपने जॉब के सिलसिले में गांव से रिलोकेट हो गए थे। तब से हमारा, मेरा और इवन पापा जी का गांव से ऐसा कुछ पैतृक गांव से कनेक्शन नहीं रहा, बहुत कम रहा। बहुत कम रहा। तो दुर्ग में ही पले बड़े। मेरा जन्म भिलाई में हुआ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। तो वहीं से, तो उसके बाद फिर पापा आजीवन भिलाई स्टील प्लांट में रहे। अच्छा, आपके फादर भिलाई स्टील प्लांट से एजीएम रैंक पे पापा रिटायर हुए। एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल डिपार्टमेंट में रहे पापा। वो भी इंजीनियर थे? नहीं, वो थे पर्सनल डिपार्टमेंट में, एचआर। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले उनका ट्रांसफर राजरा माइंस हुआ। तो मेरा इनिशियल स्कूलिंग जब मैं KG2 में था तब राजरा माइंस हो गया। वहाँ पे 3-4 साल रहे जी। और उसके बाद वहाँ से फिर पापा का ट्रांसफर भिलाई हुआ। और भिलाई में मेरी 4वीं 5वीं की पढ़ाई हुई। उसके बाद पापा का वापस ट्रांसफर राजरा हो गया। तो ऐसे 2-3 साल फिर राजरा में रहे। जी जी। और उसके बाद फिर वापस से भिलाई हो गया। अच्छा। तो मेरी हाई स्कूलिंग जो है 9वीं के बाद वो पूरी भिलाई स्टील प्लांट में हुई। भिलाई सेक्टर 10 स्कूल में, हम सेक्टर 9 में रहते थे, हमारा घर था। हाँ। उसके पहले हम लोग मरोदा सेक्टर में रहते थे, जो मैत्री गार्डन के बाजू में था, जहाँ पे शेर दहाड़ता था तो हमारे घर में आवाज आती थी। अच्छा। हम लोग साइकिल से शाम को घूमने जाते थे, मैत्री गार्डन पहुंच जाते थे। तो ये मेरा अर्ली स्कूलिंग डेज रहा। तो 12वीं के बाद फिर मैंने लोकल भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE किया। और मेरा ग्रेजुएशन 2000 में था। तो 96 से 2000 मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद एज डेस्टिनी वुड हैव इट बोलते हैं, जैसा कि मेरी बाहर जाने की तो कोई प्लानिंग नहीं थी, इच्छा नहीं थी, बट इट समहाउ हैपेंड कि मैंने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए GRE में अपील किया। और कैंपस से, BIT कैंपस से मेरा सिलेक्शन हो गया था कैलकाटा में एक कंपनी, GA डेनियली करके, इटालियन मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो वहाँ पे करीब मैंने 2 साल नौकरी की। और उसी दौरान ग्रेजुएशन मतलब BE करने के साथ ही मैंने GRE का एग्जाम दे दिया था। उस समय ऐसा पता चला कि भाई आप 1-2 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लो इंडिया में, उसके बाद अप्लाई करिए US में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की, अच्छे एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे अच्छे स्कॉलरशिप में, फुल स्कॉलरशिप से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, अच्छा, वहाँ ओहायो में एक स्टेट है, ओहायो स्टेट में एक शहर है सिंसिनाटी, वहाँ की यूनिवर्सिटी से मुझे फुल स्कॉलरशिप। ये कब की बात होगी, कौन से सन की लगभग? ये है सर, मैंने
GRE का एग्जाम दिया था 2000 में, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ। पर वो क्या होता है, स्कोर ना 3-4 साल तक वैलिड रहता है, स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। और साथ ही में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था कैलकाटा में, तो मैंने सोचा चलो 1.5-2 साल नौकरी करता हूँ फिर अप्लाई करूंगा। तो मैं गया पढ़ने के लिए 2002 में, पर अप्लाई मैंने कर दिया था 2000 के एंड में। और उसके बाद एडमिट आते, स्कॉलरशिप आते, वो सब। तो 2002 जुलाई में मैं यूएस चला गया था पढ़ाई करने, मास्टर्स। मतलब 2002 अर्थात आप अमेरिका के लिए 25 साल पुराने हो गए हैं। जी, मैं 25 साल से बहुत बड़ी उपलब्धि है, लंबा अर्सा होता 25 बरस होने। अब सर इसको उपलब्धि बोल लीजिए या मजबूरी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि जन्मभूमि तो भारत रहा। ये आपकी बातचीत की सहजता है कि आप उपलब्धि को भी मजबूरी कह रहे हैं। रियली सर वो ऐसा है कि ना कुछ चीजें प्लान नहीं होती है। आपको अपना कर्म करना है, अपने बेस्ट देना है, जिस भी जगह आप जाए, जिस भी फील्ड में है, और फिर रास्ते निकलते हैं अपने आप, वो वाली बात है। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ कल्मिनेट्स माय अर्ली फेज। तो फिर आप पढ़ाई खत्म करके वहीं पर भी यू स्टार्टेड वर्किंग? तो वहाँ पे मैंने पहला मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और मेरी नौकरी लग गई थी 2004 एंड में एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं था क्लिनिकल रिसर्च कंपनी क्या होती है, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग में था, कलकत्ता में इंजीनियरिंग की नौकरी की थी। बट ये पता चला कि ये बहुत ही अच्छी अपकमिंग फील्ड है, अट्रैक्टिव फील्ड है, और मुझे एक इंजीनियरिंग में भी जॉब लगी थी, पर वो मैंने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाली कंपनी मुझे वीजा प्रोसेसिंग की सहजता दे रही थी, आसानी से वो हो रहा था, और वही सिंसिनाटी में ही था, और हम लोगों को बहुत पसंद थी वो जगह। अच्छा। अभी भी है। हाँ। बहुत आकांक्षा है। अच्छा, आप वहीं रहते हैं अभी? वहीं रहता हूँ, सिंसिनाटी में ही, जहाँ मैं गया था 25 साल, वहीं पे मैं बेस्ड हूँ। वहीं पे उसी जगह पे 25 बरस से? उसी जगह। क्या बात है। तो वो अब कर्मभूमि बन गई है। तो पर उसके बाद आपके सवाल से जो मैं लिंक कर रहा हूँ कि फिर मैं 1 साल नौकरी करने के बाद मैं वापस सेकंड मास्टर्स करने गया स्कूल में, वाइल वर्किंग फुल टाइम। तो मैं फुल टाइम जॉब करता था और फुल टाइम मास्टर्स करता था। तो ऐसे मैंने सेकंड मास्टर्स किया क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट फ्रॉम कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी। तो वैसे करके फिर मेरा करियर जो है क्लिनिकल रिसर्च में ही रह गया। तो अभी मैं कंपनी है मेडपेस करके क्लिनिकल ट्रायल्स की कंपनी है, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर। तो अब आप मतलब हेल्थ बिजनेस में आके, मतलब मेडिसिन से जुड़ा हुआ कारोबार, कुछ फार्मेसी? तो जी, मेडिसिन से ही जुड़ा कारोबार है। इसमें जो है हमारी कंपनी क्या करती है, जो नए ड्रग्स मार्केट में आने से पहले उस पर जो ह्यूमंस पे रिसर्च होता है, जिसको कि क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। पहले तो एनिमल्स पे होता है, उसको प्री क्लिनिकल बोलते हैं। एनिमल्स पे पास होने के बाद वो आता है ह्यूमंस पे। तो ह्यूमंस पे जो करीब 7-8 साल ऑन एन एवरेज कोई भी दवाई को लगता है रिसर्च होने में, उसके बाद उसका जो डेटा होता है वो FDA को सबमिट होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस में डिसाइड करती है कि भाई कोई दवाई, उसका रिस्क बेनिफिट इतना अच्छा है कि उसके साइड इफेक्ट्स कम है, उसका बेनिफिट ज़्यादा है, तो इसको अप्रूव कर दिया जाए, मार्केट में आने दिया जाए। तो उसके पहले का जो काम होता है वो सब हम करते हैं, हमारी कंपनी करती है। तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी आपको 20 साल हो गए होंगे? तो जी, मुझे इसमें करीब 22 साल हो गए। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप कोई रिमार्केबल अचीवमेंट बताएंगे इस एरिया में? एनी ड्रग व्हिच वुड लाइक टू मेंशन, तो हमारे लोग सुन सके। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इसमें। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही सीक्रेटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक पर्टिकुलर ड्रग पे लगे होते हैं, और उसका जो सीक्रेट है वो बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर बाहर आ गया तो कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, फिर जेनेरिक बन जाएगा। जी 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 जी, आपको मालूम होगा इंडिया तो बहुत बड़ा हब है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके पहले का जो काम चल रहा होता है उस पर हम अगर थोड़ा सा भी हम कुछ बता दें कि हम किस पे काम कर रहे हैं, तो हमारी नौकरी चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं प्रेडोमिनेटली कैंसर पे काम करता हूँ, कैंसर रिसर्च पे काम करता हूँ। तो मैं जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स पे खास तौर से, तो मैंने बहुत सारे ड्रग्स पे काम किया है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड मेडिसिन हैं, जो कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर मेडिसिन हैं, हीमोफीलिया करके एक रेयर इंडिकेशन होता है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि खून रुकता नहीं है। तो उसमें मेरा एक बहुत बड़ा उसमें योगदान ये रहा कि मैंने एक ऐसे ड्रग पे काम किया है जो कि हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट को बहुत सहज बना दिया है। पहले वो क्या, दिन में 2 बार इंजेक्शन देना पड़ता था फैक्टर रिप्लेसमेंट से, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो सके, जिसको भी अगर चोट लगी, घाव लगी और खून नहीं रुक रहा है। हमारे जो नए ड्रग हमने बनाया था, करीब अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, उस समय उस एक इंजेक्शन लगाने से आपको 1 हफ्ते तक दूसरा इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अब आप सोचिए, जो पेशेंट्स हैं जो बचपन से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो दिन में 2 बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनको अब ये बताया जा रहा है कि चलो आपको हफ्ते में 1 ही बार लगाना है। तो वो फैक्टर जो आपका लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।
ऐसे ही कैंसर रिसर्च के बहुत सारे ड्रग्स जिस पर मैंने काम किया है, जिसमें कि इंसान को 2 दिन बचे हैं जीने के लिए, 8 दिन बचे हैं जीने के लिए। अब उनको बस आप बता रहे हैं कि चलो आपके पास 6 महीने हैं और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इससे हम लोगों को जो है जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है कि व्हाट वी आर डूइंग डे इन एंड डे आउट इज हैविंग अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स लाइफ। मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। आप सोच के देखिए कि मैं ही, जब हम सब ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ पे हमारे नियर एंड डियर्स आर ऑन अ डेथ बेड समवेयर और द अदर, एंड हमको लगता है कि यार हमारे पास 1 दिन और मिल जाए इनके साथ, 4 दिन और मिल जाए इनके साथ, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट। और आकांक्षा भी मेरे साथ ही इसी फील्ड में काम करती है। मैं थोड़ा सा पास लेते हुए अपन दर्शक मंडली बताना चाहूँ कि मैं स्वप्निल बाबुल्ला बहुत दिन से जानता हूँ, जब से ब्याह हो तब से जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना आप कि हमारे यहाँ के लेखा एक कितना महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। हेल्थ साइंस फार्मास्यूटिकल रिसर्च में अत्यधिक महत्वपूर्ण काम करे। अभी आप सब जन सुने हो, कैंसर की फील्ड में अद्भुत काम योगदान है। तो जब भी आप कोई संबंधित के कोई गंभीर बीमारी या कैंसर को उपचार करिए तो ज़रूर ध्यान में ये बात कर रखिए, कोशिश करिए कि एकर दवा के निर्माण में शायद हमरो वो एक जन यशस्वी लेखा के वरदान है जो छत्तीसगढ़ के बेटा है। वो आजकल सिंसिनाटी में रही के पिछले 2.5 दशक से ये रिसर्च के काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मोना, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी, बट आपकी पढ़ाई हालांकि हम जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते, तो मैं शुरुआत से आप यदि अपने बारे में कुछ बताएं तो बड़ी खुशी होगी। तो मैं अंकल शादी के बाद गई थी यूएस। 2003 दिसंबर में हमारी शादी हुई थी। 2004 जनवरी में मैं यूएस चली गई थी। यहाँ क्या पढ़ाई की थी आप? तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया Very था। good. उसके बाद मैंने पीजीडीसीए किया था और मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एंड मैनेजमेंट कर रही थी, 2 साल का कोर्स, 2 साल की डिग्री। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर करने के बाद यूएस चली गई थी, तो मेरा वो कोर्स आधा रह गया बीच में। वहाँ जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल नया था। नई जगह, नई लैंग्वेज, नए लोग, किसी को नहीं जानती थी सिटी के अलावा। और मैं पहुंची थी पीक विंटर में वहाँ की। अच्छा। विंटर में वहाँ पे लाइक एकदम ग्लूमी वेदर रहता है, पूरी तरफ स्नो रहती है, किसी को जान पहचान नहीं, मतलब बहुत ही ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर था। और सीपी स्टूडेंट थे उस समय, तो वो सुबह 8 बजे से निकल जाते थे पढ़ने के लिए, प्लस ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब, और रात को शायद 10 साढ़े 10 तक आते थे। तो मैं पूरा दिन अकेले रहती थी। तो शुरू में तो कुछ महीने तो बहुत ही डिफिकल्ट थे, क्योंकि एक तो स्टूडेंट थे तो पैसे भी नहीं थे इतने ज़्यादा, और मैं भी आ गई थी। बट वो टाइम हमारे लिए बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय पैसे की वैल्यू सीखी, कैसे कम पैसों में घर को चलाना है वो सीखा, और कैसे कम पैसों में अपनी खुशियों को बढ़ाना है वो सीखा एक तरीके से। तो ऐसे करते करते 1.5-2 साल निकल गए। हम लोग लकी थे कि हमको कई सारे इंडियन फ्रेंड्स मिल गए उस समय, कॉलेज के जो थे, तो एक ग्रुप बनता चला गया, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर हम कुछ साल ऑन कैंपस रहे जब मास्टर्स चालू हुआ। उसके बाद फिर हमने अपना एक कॉन्डो खरीदा, करीब 2006-7 मतलब अपार्टमेंट खरीदा 2 बेडरूम का। फिर वहाँ पे मैंने 1 साल के बाद जब देखा क्लिनिकल रिसर्च काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और काफ़ी सीखने मिलेगा इस फील्ड से, तो मैंने भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से क्लिनिकल रिसर्च में, जो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए ही डिज़ाइन कोर्स था, जो ऑलरेडी वर्किंग थे। तो मोस्टली मेरी इवनिंग क्लासेस होती थी, बट ऑन कैंपस मुझे इन पर्सन जाना पड़ता था। तो वो मैंने कोर्स किया। फिर मैंने जिस कंपनी में हम लोग पहले थे वो थी INC रिसर्च, जहाँ फर्स्ट जॉब सीपी की थी, वहाँ अप्लाई किया, मेरी जॉब वहाँ लग गई। तो फिर मैंने भी क्लिनिकल रिसर्च में अपना काम चालू किया धीरे से। अच्छा, आप भी क्लिनिकल रिसर्च के काम? जी, मैं भी उसी में हूँ। अद्भुत बात है। तो हमारा काम अलग अलग है। मेरा जो पहला जॉब था उसमें मेरा काम ये था कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए डॉक्टर्स को ढूंढती हैं, हॉस्पिटल्स ढूंढती हैं जो उनके ड्रग को ट्रायल कर सकें अपने पेशेंट्स पे, मेरा काम वो था उन डॉक्टर्स को ढूंढना, उनको कांटेक्ट करना, उनको प्रोटोकॉल बताना, रिक्वायरमेंट्स बताना जो ड्रग की हैं, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन करना। तो धीरे धीरे करते हैं, मैं अभी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अब 14 साल से हूँ, और काफ़ी मज़ा आने लगा इस काम में, काफ़ी सीखने लगा। और जैसा कि सिपी ने बताया कि ऐसा लगता है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी बाय डूइंग दिस रिसर्च, बाय वर्किंग ऑन अ ड्रग। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारी ड्रग्स होंगी जो शायद सिपी ने भी काम की होंगी, मैंने भी, वो
काफ़ी क्लोज पहुंच जाती है एफडी अप्रूवल के, कभी कभी अप्रूव हो जाती हैं, कभी नहीं हो पाती हैं। सेम चीज़ मैंने फील की थी कोरोना के टाइम पे। अच्छा। तो मैंने 2-3 कोरोना की ड्रग्स पे भी काम किया था। तो उस समय बहुत ज़्यादा लगता था कि इतने लोग, स्पेशली इंडिया में जो डेल्टा जो वायरस था, डेल्टा जो वेरिएंट था, उसके कारण काफ़ी लोग मर गए थे। तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा ड्रग जल्दी से आ जाए जो लोगों की हेल्प कर सके एक्चुअल में। तो उस समय ऐसा लगता था कि हाँ, हम कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो फील्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी 6 महीने पहले मैंने कंपनी चेंज की है। जिस कंपनी में स्वप्निल है अभी, उन्होंने 1 साल पहले जॉब चेंज किया था, अब मैं भी सेम कंपनी में आ गई हूँ। अच्छा। तो मेरा काम स्लाइटली डिफरेंट हो गया है। मेरा काम अब ये रहता है कि जो डॉक्टर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं उस ह्यूमन ट्रायल के लिए, उनके साथ फिर काम करना। तो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट जॉब था उसकी जस्ट कंटिन्यूएशन का मेरा सेकंड जॉब है अभी। तो अभी मैं सीख रही हूँ अपना सेकंड जॉब में, लेकिन फील्ड हमारा सेम है और एम सेम ही है कि जो ड्रग्स के लिए कांटेक्ट करते हैं, जो नए मॉलिक्यूल्स के लिए कांटेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको अप्रूव कराना, नए ड्रग्स मार्केट में लाना ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। मैंने स्वप्निल जी से जहाँ से शुरुआत की थी, अब मुझे आपसे वो बात करनी चाहिए। आपकी पेडिग्री बड़ी इलस्ट्रियस रही है। आपके पिता वाला परिवार, माता वाला परिवार, सभी यशस्वी लोगों का परिवार है। मैं आपको आपके दादाजी और नाना जी से लेके आप शुरुआत करें और विस्तार में आप अपने दोनों खंड के परिवार के बारे में हमको जानकारी दें, क्योंकि मैं जानता हूँ, हमारे दर्शक जानेंगे, उनके बहुत सुखद लगेगा। जी, तो मेरे जो दादाजी थे पंकज लाल तिवारी, वो काफ़ी रिनॉन पर्सन थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। और मैं बहुत छोटी थी जब वो नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी भी कुछ उनकी यादें हैं कि वो जब जाते थे तो मैं उनके पीछे पीछे घूमती थी। वो शुरू से आज़ाद चौक में रहते थे रायपुर के, और मेरे ख्याल से मैं कुछ सालों की थी जब वो नहीं रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ तो नहीं गुजार सकी, लेकिन अभी भी कुछ यादें बाकी हैं। वहाँ पे एक होटल हुआ करता था आज़ाद चौक में, जहाँ पे उनको जाके समोसा जलेबी खाना बहुत पसंद था। तो वो अकेले चले जाते थे, खा लेते थे, और मैं उनके पीछे पीछे घूमती थी। तो ये मेरा बचपन था। हम हर समर की छुट्टियों में आते थे, रायपुर रहते थे महीनों, क्योंकि पापा जो थे मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में थे। वो हमेशा एमपी में रहे छत्तीसगढ़ स्टेट बनने तक। तो हमारा मोस्टली जो स्कूलिंग थी वो वहीं पे हुई, मध्य प्रदेश में हुई है। अलग अलग स्कूल में हर 1-2 साल में स्कूल चेंज किया। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर था, हर कुछ सालों में एक नया स्कूल जाना, नया यूनिफॉर्म। लेकिन हाँ, दादाजी का मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट यही सब याद है कि लोग उनको आज भी बहुत मानते हैं। उनका नाम ऑलमोस्ट पूरा छत्तीसगढ़ में, ब्राह्मण पारा में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये मेरे दादाजी थे। मैं दादी को तो अपने मैं शायद 1 या 2 साल की थी, तो ज़्यादा मोना ने देखा अपने नहीं। पिताजी का एक लाइन में परिचय दिया था कि पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मैं थोड़ा उसको विस्तारित करूंगा। जी, इनके पिता प्रदीप नारायण तिवारी जी IPS अफसर हैं और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होकर रिटायर हुए हैं। जी, हमारे अच्छे मित्र हैं। और एक विशेष चीज़ में, जब आप शायद जानती होंगी, आपके परदादा कन्हैयालाल तिवारी जी, उनके यहाँ महात्मा गांधी आए हुए थे, आप जानते होंगे। जी, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है ऐसा शायद ही या बिरले परिवार होंगे जहाँ महात्मा गांधी के चरण पड़े होंगे। उसमें से एक इनका परिवार है, इनकी दहलीज है, जो उस समय के परदादा के ज़माने की बात है। जी। तब आपके नाना जी भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार में सरकारी नौकर हुआ करते तो थे। नाना जी महाराष्ट्र में रहे, उनके जॉब में वो डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी पूरी सर्विस महाराष्ट्र में हुई। मेरी मम्मी, मेरी मौसियाँ सब महाराष्ट्र में ही पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन पले बढ़े, लालन पालन वही जी, हुआ। पूरा वही हुआ। तो मेरी मम्मी अभी तो खैर उतना नहीं बोल पाती, लेकिन बहुत फ्लुएंटली मराठी बोल लेती थी। आपकी माँ तो थोड़ी तेलुगु भी बोल लेती है, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है। बहुत हल्का फुल्का, क्योंकि वो शायद बॉर्डरिंग एरिया है। बॉर्डर से लगा हुआ है। जी। तो नाना जी मेरे बहुत ही खाने पीने के शौकीन थे। बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। उनको डायबिटीज़ था। अनफॉर्चुनेटली वो भी काफ़ी जल्दी चले गए। मेरी नानी काफ़ी साल थी, तो हम लोग जब भी आते थे US, ज़रूर उनको मिलने जाते थे। उनको हमें खिलाने पिलाने का बहुत बहुत शौक़ था, बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती थी। और मेरी मौसियाँ हैं, 3 मौसियाँ हैं और एक मामा है। तो एक रायगढ़ में रहती है मौसी, और मामा यहीं रहते हैं रायपुर में। एक मौसी है, वो भी रायपुर में है। और जो मेरी बड़ी मम्मी है, मम्मी से बड़ी बहन, वो बिलासपुर में रहती है। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में पहले आया करते थे जब छोटे थे, तो महीनों महीनों रहते थे रायपुर में।
तो वो सब बहुत अच्छी यादें हैं नाना जी के घर की, कि एक बड़े से हॉल में सो जाते थे सारे बच्चे, कूलर के सामने सोने के लिए लड़ते थे। तो वो सब मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे बच्चे नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते, लेकिन हमने वो जो टाइम था वो बहुत इन्जॉय किया था। और ये सब चीज़ें हम लोग यूएस में बहुत मिस करते हैं अंकल, की फैमिली नहीं है वहाँ पे। हम लोग फेस्टिवल्स में बहुत मिस करते हैं इंडिया, मतलब फ़ोटोज़ देखते हैं कोई भी गेट टुगेदर के, तो लगता है कि हाँ हमको भी होना चाहिए था वहाँ पे। तो इसीलिए जब हम यहाँ आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उन 3-4 हफ्तों में जितना कुछ कर सकें, जितना मिल सके लोगों से, जितना एंजॉय कर सके लोगों के साथ, पूरी कोशिश करते हैं। तो हेक्टिक हो जाता है उस चक्कर में सब कुछ, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है। आप दोनों की छत्तीसगढ़ियत तो दिख रही है, छत्तीसगढ़ से लगाव है। आपके घर का माहौल अमेरिका में किस तरीके से रहता है बताइए? मतलब भारतीय ठीक है वो तो, खान पान वेजिटेरियन। जी जी, मैं एक जो आकांक्षा ने बताया उस पर बस एक चीज़ ये ऐड करूँगा, क्योंकि हाँ हम लोग इंडिया मिस करते हैं, बट हमारा वहाँ पे एक अच्छा खासा परिवार बन चुका है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि इट्स नॉट जस्ट डूम एंड ग्लूम, वी हैव अ वेरी हैप्पी, वेरी वेल सेटल्ड लाइफ ओवर देयर, जिसमें कि हमारे 20-20 साल पुराने दोस्त हैं जिनसे जो कॉलेज के साथ रह रहे हैं। हमारा 5-6-8-10 लोगों का जो ग्रुप है, हर वीकेंड हमारा आना जाना चलता है। भारतीय वो लोग? सब भारतीय, सब इंडियन से, सब अलग अलग जगह से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश, कोई पंजाब, सब अलग अलग जगह से। तो वही हमारा परिवार है। हम फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, हम राखी सेलिब्रेट करते हैं, एज मच एज कि आजकल जो इंडिया में जो लोग त्योहार साथ में नहीं सेलिब्रेट करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा हमारा है कि वही हमारे रिलेटिव्स हैं, वही हमारे फ्रेंड्स हैं। सो वी हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेटल्ड ग्रुप ओवर देयर। वहाँ छत्तीसगढ़िया लोगों से संपर्क आपका, और कुछ नज़दीकी रिश्तेदार हैं क्या? एक और चीज़, हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण बहुत इधर रहते हैं, हाँ, तो उनके साथ आपकी कोई नेटवर्किंग है क्या? हम इसमें भी चाहेंगे जानकारी दें। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे अभी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तहत नाचा आपने सुना होगा, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन है। तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि अब हमारे 3 बच्चे हैं। जी जी। हमारे 16 साल की बेटी है जन्या, जो भी 11वीं में जा रही है, और ट्विन बॉयज़ हैं, जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम देव और वेद है, 10-10 साल के हैं, और हम लोग फुल टाइम दोनों भी नौकरी करते हैं। अब आप ये सोचिए यूएस का जो कॉन्टेक्स्ट है कि वहाँ पे हमारे पास अलग से फूड कुकिंग हेल्प नहीं होता है, घर क्लीनिंग हेल्प नहीं होता है, सब हम ही को करना, खुद करना पड़ता है। हम लोग मजाक में बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स को कि वहाँ के रामू भी हम ही है, शामू भी हम ही है। तो सब हमको कम करना है, सब कपड़ा प्रेस से लेके धोना से लेके घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों को मैनेज करना, सब हमारा काम है। तो सर इन सब के चलते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो मैं और डिफरेंस नोटिस करता हूँ कि वहाँ पे बच्चों की भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमारे बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग कर रहे हैं, वॉलीबॉल सीख रहे हैं, वियोला सीख रहे हैं, फ्रिस्बी सीख रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है। तो रोज शाम को उनका कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होता है, जिसमें ये अलग डायरेक्शन में भाग रही होती है, दूसरे कारण में मैं अलग डायरेक्शन में भाग रहा होता हूँ बच्चों को लेके क्लासेस और एक्टिविटीज। इसमें इंडियन म्यूजिक डांस टाइप कुछ चीज शामिल है बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें? तो बच्चे जो सीख रहे हैं इसमें जैसे वियोला सीख रहे हैं, वियोला, वायलिन का एक बड़ा रूप हाँ, होता है, वो जी, सीख रहे हैं। अब उसमें तो आप जो भी ट्यून प्ले कर लीजिए, या तो इंग्लिश या तो इंडियन, बट बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी भाषा सीख रहे हैं, हिंदी भाषा सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना सब सीख अच्छा रहे हैं। जी जी जी, वहाँ सिखा रहे हैं आप उनके? वहाँ सीख रहे हैं वो लोग। 2-3 साल हो गए उनको। 3 साल हो गए उनको, तो उनको पढ़ना लिखना आप लोगों की संपर्क भाषा क्या है आपस में? दोनों पति पत्नी हिंदी बात करते हैं? हिंदी में ही बात करते हैं, जैसे इसलिए बच्चे मेरे ख्याल से समझते भी होंगे हिंदी का? हिंदी समझते हैं, अच्छे समझते हैं, बोलते हैं पर शर्माते ज्यादा है बोलने। ठीक है, वो सी संकोच धीरे धीरे शायद बड़े होंगे तो। पर पूरी हिंदी समझते हैं, हम लोग हिंदी मूवीज देखते हैं। बट आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि घर का माहौल कैसा है, जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा जैसे हम बात कर रहे हैं, कैजुअल माहौल। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि आकांक्षा और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम लोग KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 3 साथ में पढ़े हैं, एक सेक्शन में। ये तो हमको नहीं मालूम था। मैं बता हम लोग राजाराम माइंस में एक रिक्शा में बैठ के जाते थे। हो अच्छा, तब हमारे मित्र वहाँ पे अक्सर तो हमारे 2 स्ट्रीट छोड़ के इनका घर था, तो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे। तो उसी हिसाब से हमारा भी माहौल है, जो घर का माहौल है वो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है, बहुत ही कैजुअल माहौल है। और अब जहाँ तक खाने की बात है तो शुद्ध देसी वेजिटेरियन खाना, छत्तीसगढ़ी खाना, मतलब सब्जियां भाजी सब, सारी सब्जी भाजी। अब कुछ भाजियां तो जैसे यहाँ पे जैसे लाल भाजी, चौलाई भाजी वहाँ नहीं मिलती, पर जैसे मुनगा मिलता है, इस टाइप की चीजें सब
गोभी, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सब चीज़ें मिलती हैं। मूली हो गया, मूली भाजी हो गया, सब मिलता है। सारा हमारा जो खान पान है प्योर वेजिटेरियन। हमारे घर में कभी मीट आया ही नहीं आज तक, और ना हम लाने देते हैं। ना हम लाने देते हैं। जैसे बच्चे भी मतलब शाकाहारी हम सब शाकाहारी। स्वीकार कर लिया उन्होंने। सभी शाकाहारी अभी हैं। तक उन्होंने नहीं बोला है कि वो चाहते हैं खाना। देखिए, वो ऐसा है कि जैसे मैं जब बड़ा हुआ तो पहला तो बीइंग वेजिटेरियनिज्म पे बात करते हैं, तो वो इट वाज बाय रिलीजन। जी। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे छूट दी कि तुमको जो खाना है खाओ, तुम्हारी इच्छा। बट तब तक हमारा जो मेंटल एजुकेशन जो होता है, सीजनिंग होती है, वो तब तक एक वेजिटेरियन की बन चुकी थी। तो आज की डेट में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कुछ मीट खाऊं। तो वो साइकोलॉजिकल हो गया है। तो वैसे ही हमारे बच्चों के लिए भी रहेगा कि जब वो बड़े हो तो अपना डिसीजन खुद लें। उनको आप लोग कितने भाई बहन हैं और वो कहाँ रहते हैं? तो हम लोग 2 भाई बहन हैं। मेरी एक छोटी बहन है, 3 साल छोटी है। अच्छा। उसका नाम है स्वाति शर्मा। हाँ हाँ, वो रहती है अटलांटा में। वही अमेरिका में है वो? अमेरिका में ही सेटल्ड है वो भी। हाँ। वो मेरे ख्याल से हमारे जाने के करीब 5 से 7 साल बाद वो भी वहाँ रिलोकेट हो गई। उसका जो हस्बैंड है नीरज शर्मा, वो डेल्टा में फुल टाइम जॉब करता है। डेल्टा एक बहुत बड़ी एयरलाइन। वो कहाँ के हैं नीरज जी? तो नीरज जो है वो कोरबा का है, छत्तीसगढ़ के ही होंगे। छत्तीसगढ़ी। और नीरज तो बिल्कुल फ्लुएंट छत्तीसगढ़ी बोलता है। अरे वाह, मैं आपसे उसका इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बिल्कुल तो आप बिल्कुल, उनसे मुझे जैसे बहुत आप खुशी होगी, हिंदी मुझे बात बहुत करो, खुशी। आपसे फुल छत्तीसगढ़ी बात करें, ओह, वाह। बहुत फ्लुएंट है ना। तो ये तो मेरी बहन है, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो वो अटलांटा में सेटल हैं। तो हम लोग साल में 2-3 बार मिलना हो जाता है वहाँ पे। मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीब 8 घंटे की ड्राइव है। हालांकि वो करीब 750 किलोमीटर बनता है, बट वहाँ पे रोड्स की कंडीशन अच्छी होने के कारण हम लोग 8 घंटे में पहुँच जाते हैं ड्राइव करके। वो भी वैसे ही पहुँच जाते हैं 8 घंटे में। तो मिलना जुलना लगा रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जोड़ दूँ बिफोर आई फॉरगेट एंड ऑफेंड पीपल। मैं जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं उनको बुरा नहीं मानता। मैं करूँ, एक अलग मुद्दा उनकी है, चॉइस है, वो अलग मुद्दा है। है ना? बुरा अलग मुद्दा है। बुरा भला वाली बात It's नहीं है। important to clarify हाँ। कि just being a vegetarian that doesn't mean that the other people are No, no, not no. good. हमारे Nothing जितने like friends हैं, they all are हमारे खाने की क्या चॉइस है वो हम पूछ रहे हैं। जी जी ऐसे भले बुरे जैसे जी जी बिल्कुल ऐसा कोई भी सवाल जी नहीं। घर में पूजा पाठ इत्यादि का माहौल बना रहता है? बिल्कुल। आकांक्षा बताएंगे आपको, क्योंकि पूजा पाठ के जो हमारी जो लीडर है वो आकांक्षा है। अच्छा है। तो वो आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं मंदिर और उसके बारे में। मैं एटलीस्ट अंकल रोज अगरबत्ती लगाती हूँ, वो मेरा नियम है। मैं बहुत ज़्यादा देर तक स्पेंड नहीं करती टाइम, लेकिन मेरा बचपन से जो है पापा मम्मी को हमेशा पूजा करते देखा है, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमेशा फील हाँ, करती हूँ हाँ, मैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्वप्निल ने एक मंदिर बनाया है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत सारे भगवान हैं, और मैं रोज अगरबत्ती लगाती हूँ, रोज हाथ जोड़ती हूँ। तो ये मेरा नियम है रोज का, आज जितने साल भी हो गए यूएस के हुए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर कुछ महीने में मंदिर चले जाएं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है जो काफ़ी थोड़ा दूर है हमारे घर से, करीब 40-45 मिनट्स की ड्राइव है। तो फ्रीक्वेंटली तो नहीं होता है जाना, बट हम फिर भी कभी कोशिश कभार करते चले हैं जाते कि हैं। कुछ भी ओकेजन है, ऐसे मेरी जॉब लगी, किसी का बर्थडे है या कुछ है, तो चले जाएं, कम से कम जाना चाहिए स्पेशल। और घर के जिस लोकेलिटी में आप लोग रहते हैं वहाँ भारतीय और छत्तीसगढ़िया कुछ है? कुछ भारतीय हैं वहाँ पे काफ़ी, छत्तीसगढ़िया तो नहीं है, लेकिन नहीं वहाँ पे मिलेंगे। मोस्टली भारतीय हैं। मैं ये बोलूँगी कि शायद वहाँ पे कुछ एक अमेरिकन फैमिलीज हैं, मोस्टली इंडियंस हैं वहाँ। अरे वाह, और ये तो लेकिन मोस्टली लोग साउथ के हैं, या तो तेलुगु हैं या तमिल हाँ। हैं। तो सर उसमें क्या होता है ना, ये इस चीज़ को बहुत क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यूएस में जो इंडियंस हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से वहाँ पे गए हुए लोग हैं, तो उसमें जो वर्किंग क्लास है उसमें इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अर्निंग नॉर्मल अमेरिकन से बहुत आगे है, अच्छा, बहुत हाई है। हाँ, उसका कारण ये है कि अब आप ये देखिए कि यहाँ से जो हर कोई तो यूएस नहीं जा पाता, बहुत ही सेलेक्ट लोग जा पाते हैं। जो लोग जा पाते हैं वो ऑलरेडी 1 लेग अप होते हैं, मतलब उनका ऑलरेडी एक एडवांटेज होता है कि अब या तो वो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल अमेरिकन एवरेज से थोड़े ऊपर ही होते हैं। अब बाय दैट लॉजिक वहाँ पे जो भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो रिनाउंड होते हैं, जहाँ पे शिक्षा अच्छी होती है, सारे इंडियंस वहाँ पे भर जाते हैं, जो हम छत्तीसगढ़ में झपा जाते हैं। अच्छा जी। तो जो भी अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको इंडियंस भर भर के मिलेंगे, और बाकी पॉपुलेशन जैसे बाकी के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में इंडियंस आपको न के बराबर मिलेंगे। अब आप ये देखिए कि ऑल ओवर यूएस जो इंडियन पॉपुलेशन है
इट्स हार्डली 4 to 5%, नॉट इवन 5%. बट अगर आप अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे देसी मिलेंगे. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हम 50 से ज़्यादा % लोग देसी हैं, बट अमेरिकन माइनॉरिटी में होंगे. तो ये भी एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं. तो उस तरह से जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं वो भी मेसन सिटी का नाम है, जो एक सबर्ब है सिंसिनाटी का. अच्छा. वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स है. अच्छा, इंडियन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरी सब मिल जाती है सब वहाँ कुछ पे? मिलते हैं वहाँ पे. आप जो भी फल फूल का आप नाम देख लें वो सब मिल जाता है, सब अवेलेबल है. पंडित पुजारी भी मिल जाते सब हैं? पंडित पुजारी. हमारे घर के करीब 1.5 माइल पे एक साईं बाबा टेम्पल है. वो भी एक मंदिर है. जैसे आकांक्षा ने बताया कि एक सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है वो हमारे घर से करीब 30 माइल की दूरी पे है, बट 40 मिनट्स ड्राइव. बट आसपास 4 या 5 टेम्पल है अलग अलग. स्वामी नारायण टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल है, साईं बाबा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है. तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं. तो हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि हम विदेशियों के बीच में रह रहे हैं. मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती जब अनलेस इट इज विंटर टाइम और जहाँ पे स्नो हो रहा है, क्योंकि इंडिया में हमको स्नो देखने को नहीं मिलता था. वहाँ पे तो इट्स वेरी नॉर्मल. हमारा हमको 3 महीने 4 महीने स्नो में गुजारना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अभी मेरे पास एक और मेरे परम मित्र ज्वाइन किए हैं, राकेश तिवारी. जी जी जी. छत्तीसगढ़ी लोक कला के बहुत बड़े सितारे जी, हैं. कल मुलाकात हुई. इनको भारत सरकार का राष्ट्रपति पुरस्कार और छत्तीसगढ़ का भी राज्य पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है. जी जी. तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ बात, आप छत्तीसगढ़ी पूछे, बच्चे वाले हिंदी में जवाब. चले. अच्छा, हाँ. अमेरिका में छत्तीसगढ़ी जो तिहार में सकट हो गए, तो बहुरा चौथ हो गए, खमरछठ हो गए और तीजा पोरा हो गए, हाँ. और मेन छत्तीसगढ़ी त्यौहार है. नवरात्रि में या होली में वो कैसे ढंग से मनाता है? वो पास इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? हिंदी में जवाब दो बेटा, कुछ तो अंकल मैं छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी में क्या दिक्कत? नहीं आती. मेरी- बहुरा चौथ तो पास इंटरेस्ट है. नहीं, मैं नहीं रहती अंकल. मैंने कभी चालू नहीं किया. मैं शादी होते तुरंत वहाँ चली गई थी. तो मैंने जो छत्तीसगढ़ी जो सारे फास्ट हैं जो आपने बोले अभी, वो चालू नहीं किए थे सिवाय तीजा के. तो तीजा के मैं first. तीजा को उपवास करती हूँ, आज भी करती हूँ. वाह. लकीली मेरी एक फ्रेंड है, वो भी भिलाई की है. तो हम दोनों मिलके पूजा करते हैं. तो वाह, वाह. छत्तीसगढ़ी त्योहारों में से तीजा सिर्फ एक त्योहार है जो मैं ठेठरी खुरमी ऐसा देहरोरी कुछ बनाया इसका आज तक? नहीं अंकल, वो सब नहीं बनाया. वहाँ पे जैसे स्वप्निल ने बोला कोशिश कि- नहीं किया कि ठेठरी खुरमी बनाने का? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की अंकल, क्योंकि वहाँ पे खाना बनाने के बाद बच्चों की एक्टिविटीज, फुल टाइम जॉब के साथ ज़्यादा टाइम बचता नहीं है. मैं दिवाली में कोशिश करती हूँ कि दिवाली में बनाऊँ कुछ घर में मिठाई वगैरह. स्वप्निल कोई तो सुने, कोई कहानी याद है का? दादा दादी नानी से का कहानी सुने रहे छत्तीसगढ़ी में? काफी सुने हैं. दादा दादी से ज्यादा मैं अपने मामा लोगों से मैंने कहानियां सुनी हैं यहाँ पे. दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा समय यहाँ दुर्ग में तो रह नहीं पाए, क्योंकि जब मैं KG1 में था तभी हमारा ट्रांसफर हो गया था. तो दादा दादी आते रहते थे विजिट करने. बट शायद कहानियां वगैरह जो सुनने की बात होती है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना, मेरा वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो गांव से रहा. क्योंकि मैं पूरे स्कूल के ड्यूरेशन में, मतलब समझ लीजिए क्लास 1 से लेके 12वीं तक, मेरा 1.5 से 2 महीना समर का गांव में बीतता था. बाई चॉइस मैं दौड़ के, मतलब बहुत ईगर होता था गांव जाने के लिए, ननिहाल जाने के लिए. ननिहाल जाने के जी, लिए. जी. आज भी मैं ईगर हूँ. अभी भी मैं गया था तो अपने पूरे परिवार को लेकर. अब इस विजिट में हम लोग पूरे दिन गांव में रहे, वहां पे ही खाना बनवाया. छोटे मामा भी रहे. कन्हार मटासी जानता है? हाँ, का होते हैं? कन्हार. हाँ, कन्हार तो मैं खेत का नाम खेत जानता हूँ का नाम सर, है है ना. मटासी मिट्टी. हाँ, तो कन्हार काली खौरी मिट्टी. जानता है? खौरी काली मिट्टी जो होती है. खौरी 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 नहीं पता सर मुझे. जब दूध चूरा पहले अच्छा. मिट्टी से ढका हाँ 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 हाँ. छेद रहा अब है, याद आ गया मुझे. है ना? हाँ, अब याद आ गया. मेरी जो माँ, मतलब नानी को हम माँ बोलते थे. तो 8वीं 9वीं तक मुझे अभी भी ध्यान है कि हमारे गांव में जो खाना बनता था वो चूल्हे में बनता था. लकड़ी कंडा और चूल्हे में बनता था. और उसमें जो बटलोही में जो दाल बनती थी, उसका जो फ्लेवर है, स्वाद है अरे जबरदस्त. ओ माय गॉड, मतलब आज तक मुझे कहीं नहीं मिला. और हडियम भात बने. हाँ, हंडी. हंडिया में भात. हाँ. उसका जो फ्लेवर आता था सर, मैं बता रहा हूँ, आज तक मुझे लाइफ में कहीं नहीं मिला. और जो नानी जो पना बनाती थी हाथ से निकाल के, मैनुअल पना, है ना, उसका वाह. जो टेस्ट है वो, मतलब, और जो सिल बट्टा में जो बनी हुई आम की चटनी वाह. और टमाटर की चटनी, हाँ. वो कहीं नहीं मिल सकता. पॉसिबल ही नहीं आज की डेट. और कौन बनाएगा आज की डेट में? आप सोचो, सिल लोढ़ा में जब हम बताएंगे बच्चों को, हम इमेजिन नहीं कर सकते. मैं इमेजिन नहीं कर सकता. मैं कोई गाना याद है का उस समय तक बचपन में से का गाना चला छत्तीसगढ़ी में? सर गाना तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कोई छत्तीसगढ़ी में गाना. हाँ. बट मुझे एक गाना छत्तीसगढ़ी का बहुत पसंद है, जो कि रफी साहब ने गाया था. गोंदा फूल के. नहीं, सुन सुन मोर मैया,
हाँ, ये गाना सुनाओ, एक आध लाइन गा सुनाओ। मैं सोच रहा हूँ क्या, सुन सुन मोर नया पीरा के संग बारी रे, आजा जमुना तीर आजा रे, आजा रे। बहुत बढ़िया गा रहे हैं। बहुत बढ़िया गा रहे हैं आप तो, वाह बहुत वाह। अच्छा गाते हैं, अगर आप नहीं गाते हैं तो वो स्वप्निल ने तो अच्छा बढ़िया ना? है। और ये अच्छा। गाना गायरी से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, जिनका अभी अभी जिनका देखा। अभी अभी जिनका जी, भी जी। जिनका निधन हुआ। ये गाते का स्वप्निल गाते का, दोनों गाते हैं ट्रेक मैं पे। नहीं, आप नहीं गा। नहीं ये भी गाती मैं है सुनती हूँ उनके। सर, ये भी गाती है। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप सुन के दंग रह इनकी जाएंगे। मदर तो बहुत अच्छा गाती अरे हैं। बहुत, ये भी अच्छा गाती है। पूर्णिमा इज ग्रेट सिंगर, भजन वजन तो बहुत अद्भुत गाती हैं भाई। तो हम लोग क्या, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कल अपनी मुलाकात जब हुई थी कि आप तो मैं ऐसा कभी सीखा नहीं, कभी ट्रेन नहीं, बट मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, कभी सीखा नहीं, बस ऐसे ही शौक से, बाई ईयर बोलते हैं ना, लिसनिंग बाई ईयर। पापा का शौक था, दादाजी का शौक था, दादाजी हारमोनियम बजाते थे, बेंजो बजाते थे, तो ऐसे चला आ रहा है तो सीख लिया। और मैं राकेश आपको कुछ नोट्स भेजेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का, आप उसको भी ट्राई करिएगा, मजा बिल्कुल, आएगा। अभी कल ही भेजा उन्होंने, मैं देख नहीं पाया। एक गाना भेजा हूँ मैं आपको, हाँ, मैं देखो, देखा है। बिल्कुल मैं मिल गया मुझे। और बताइए सर। बस अच्छी बातचीत रही और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आप दोनों ही मतलब ह्यूमन काइंड के वेलफेयर, बेटरमेंट, रेमेडी व्हाट नॉट, उसके फील्ड में बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर कहिए या फिर क्लिनिकल रिसर्च पर्सनल के रूप जी में, जी जी। ये हमें जानकारी बहुत ही पहली बार पता चली है। तो हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप दोनों सितारों की तरह बुलंद रहें, और मैं ये- आकाश में ये स्थापित हों और इस फील्ड में मानव कल्याण के लिए और बेहतर काम करते आप रहें। लोगों हमारी का बड़ी आशीर्वाद है। मैं शुभकामनाएं एक इसके लिए। थोड़ा और सुझाव दे रहा हूँ। बताइए। भले ही मजाक के रूप में हो, जो रूप में हो, बीच बीच में तुम छत्तीसगढ़ी में संवाद करे सीखा। हाँ रांडरे का वो कास आगे फलाना सागे देखा, ऐसा वो हंसी मजाक में, हंसी मजाक में भले, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी के दो चार शब्द हाँ। ये करो कि 2 शब्द हम बोलेंगे आज तो नया। सर हम लोग ना करते हैं ऐसा। और करते हैं ना? क्या होता है ना, कुछ टिपिकल छत्तीसगढ़ी शब्द होते हैं जो कभी कभी हमको आइडिया भी नहीं होता पर हमारी बोलचाल में आ जाते हैं। लकर धकर हो गया, हाँ है ना। और उस देवर वेद क्या बोलते हैं, तू क्या अच्छा, बोलते हैं? ये कभी कभी तो उधर डबका से बोलते हैं ना, हाँ डबका। डबका थे, हाँ उबलना, वो बोलते हैं ना, हाँ हाँ। उबलना ला डबका। नीरज के साथ अभी कब संवाद कर सकते होंगे जब आते होंगे तो? फिर से बोलिए। नीरज आपके बहनोई जो हैं, जी जी जी। बहुत छत्तीसगढ़ी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बोलते अच्छी हैं। तरह कभी उनके साथ ट्राई की जाती है तो एक आध लाइन बोलाने का। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा उनको। वो कहीं कहीं फिर वो रहे। हाँ और मेरा हमारा उनसे ये है कि छत्तीसगढ़ी कहीं कहीं हाँ। कुछ रहे। तो मैं- मेरा उनसे संवाद जरूर करवाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा निवेदन है कि जब वो छत्तीसगढ़ आए तो मुझे जरूर बताएं। पक्का। और वो प्रदीप भाई एक्चुअली आता बता रहता है, सकते वो ऐसा उसका ना? जो डेल्टा की जो नौकरी है हाँ, उसके हाँ। थ्रू वो आता रहता है इंडिया, कम से कम साल में 1-2 बार तो आ ही जाता है। तो मैं डेफिनेटली आपसे उसको इंट्रोड्यूस करूंगा और आपको बहुत जान के खुशी होगी। वो उसने अभी अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अच्छा, जिसमें वो छत्तीसगढ़ी में यूएस के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में बात कर रहा है। अरे वाह वाह। मैं अभी तक, हम लोग इंडिया ट्रिप में तो मैं देख नहीं पाया हूँ, बट मुझे उसका नाम हमको पूछ के बताइएगा बिल्कुल, किस बिल्कुल। नाम मैं से वो आपको यूट्यूब हम देखिए जरूर, forward करता हूँ। क्योंकि ये। हम डायस्पोरा में डूबे हुए ना, तो हमको लगता है कि हम कितने लोगों से संपर्क करें अधिकाधिक सर लोगों बिल्कुल, का। मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा दूंगा एंड यू वुड लव टॉकिंग टू हिम। बहुत अच्छा लगेगा आपको सर। और मेरी इच्छा ये है कि डायस्पोरा में, ठीक है छत्तीसगढ़ी डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है, सबसे जी, अधिक जी, वहीं जी। पे है। नाचा, मेरी इच्छा उसमें भी है कि छत्तीसगढ़ियों में भी ऐसा छत्तीसगढ़ी जिसकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी हो, जी जिसकी मेटरनल कल्चर छत्तीसगढ़ी हो। जी जी जी। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो ड्यूअल मतलब जी। डिफिनेशन में आते हैं जी। कि ये भी हैं और छत्तीसगढ़ी भी हैं, वो भी और छत्तीसगढ़ी हैं। सही बात। मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ी है। जी जी जी, नहीं सही बात है। तो आप दोनों हमारे एक आदर्श पेयर के रूप में यहाँ पे आए, जी। हमारे ओरिजिनल छत्तीसगढ़ी डायस्पोरा के मेंबर्स। जी जी। आपने समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। Thanks। और आपको धन्यवाद। मैं सपरिवार आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you, sir। आप और आपके तीनों बच्चों को हमारी बहुत बहुत Thank you, आशीर्वाद। sir। थैंक यू सो बहुत अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग। Thank you। बाय।